सर जैसे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं। कुछ सवाल जो सर मैं आपसे पूछूंगा, आप उनका आंसर दीजिएगा। और जो ऊपर एक बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे है कि जो बच्चे होते हैं जो घर में बैठे आईएएस की तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो घर में बैठे आईएएस की तैयारी कैसे करें? ये देखें कि कॉमन है इसका जवाब तो जनरली आता रहता है। यूट्यूब में भी इसके जवाब होंगे, लेकिन मेरा जवाब ये है कि तैयारी यार देखो, आप घर बैठ के करें या कोचिंग में करें, लाइब्रेरी में करें, तैयारी अपनी एक डिमांड है उसकी, है ना। जैसे कोई कहे गिलास पानी लाओ, अब आप कुएं से लाते हो, नल से लाते हो, फ्रिज से लाते हो, कहाँ से लाते हो, घड़े से, उसको गिलास पानी दे दो, उसकी डिमांड की सप्लाई हो गई। सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी क्या नहीं पढ़ना है हम समझते हैं क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने इधर उधर की चीज़ें इकट्ठी कर ली, पेपर, पत्रिका, किताब, और उसमें टाइम आपने दे दिया, पता लगा 1-2 साल आपने ख़राब कर दिया, तब पता चला कि ये पढ़ना था। तो सेल्फ स्टडी करने वालों को फिर भी बावजूद इसके आसपास के जो सीनियर्स हों या गाइड जो देने वाले हैं, या कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते फ़ीस, तो थोड़ी कोचिंग की मदद ले सकते हैं। कोचिंग वाले इतने बेरहम नहीं हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास कम फ़ीस है तो पढ़ाएँगे ही नहीं, ऐसा सभी कोचिंग वाले ऑलमोस्ट, बड़े से बड़े कोचिंग वाला भी कुछ उदार होता है, आपकी मदद कर सकता है। नहीं, अगर आप चलो मान लें आप कोचिंग लेने नहीं चाहते, तो कम से कम इंक्वायरी सेशन है या काउंसलिंग सेशन है, उसमें चले जाइए और बेसिकली आप पढ़ाई लिखाई को आप थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिए। जो दूसरे सिस्टम हैं, दूसरे सिस्टमेटिक जो अप्रोच हैं, उस पर भी अगर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो जैसे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में गाइड दिए रहते हैं, गाइडलाइंस रहते हैं उसके। तो कुल मिला-जुला कर के जो एक कहने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि आप सीनियर से या कोचिंग के टीचर वगैरह से हेल्प ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसका कारण ये है, मैं इसमें फ़ीस की बात नहीं कर रहा हूँ, निःशुल्क ले लीजिए। बहुत सारे हमारे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो कि हम डॉक्टर हैं, देखने का ही पैसा ले लेते हैं। वो तो क्लास का फ़ीस होता है। और वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या बहुत कम दे सकते हैं, तो ख़्याल रखा जाता है कि कौन कैसा कर सकता है। निराश करने के लिए संस्थाएँ नहीं बनी हैं, लेकिन सेल्फ़ स्टडी करने वालों के लिए मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप गाइड नहीं लेते हैं, कहीं से गाइडेंस नहीं लेते हैं, तो आप क्या नहीं पढ़ना है को ज़्यादा पढ़ डालते हैं, और जब समय साल 2 साल निकाल देते हैं, तब आपको लगता है ये भी पढ़ना था, वो पढ़ना था, फिर सोचते हैं कि आप कोचिंग कर लेते हैं। तो कोचिंग करें या ना करें, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन आप सही संसाधनों का सही समय के साथ जानकारी कर लें, और सीधी-सी बात है, पढ़ें और लिखें। पिछले साल के पेपर वगैरह देखें, कुछ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, और जितने भी कुछ ज़रूरी पक्ष हैं उसके, वो जुटाएँ। अब चूँकि हम भी इतना शॉर्टकट में बहुत सारी बातें तो बता नहीं सकते साल भर की पढ़ाई का, लेकिन इतना है कि गाइडेंस के साथ अगर पढ़ेंगे तो समय बचेगा, और सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन खूब लेते हैं लोग, खूब छक-छक के लेते हैं जिसको कहा जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कोचिंग की ज़रूरत है, तो झिझकने और हिचकने की भी ज़रूरत नहीं, और किसी से गाइडेंस लेने में तो कतई आप ना हिचकें, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, और करियर लाइफ डिपेंड्स ऑन योर करियर। यानी ज़िंदगी जब करियर पर निर्भर है, तो ज़ाहिर है आपको हिचकना मना है, मतलब झिझकना मना है। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि जो विद्यार्थी जो भटक जाते हैं तैयारी करते करते, उनका फोकस नहीं लग पाता पढ़ाई में, तो आपका कुछ आप नहीं, बात है? वो मेनली जी क्या भटकते क्यों हैं वो? जी। भाई किस कौन सी चीज़ है उसको भटका रही है, किस चीज़ से वो भटक गए, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। मैं अभी क्या बोला आपको, भटकते कैसे हैं? उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर बुक की जानकारी नहीं है, तैयारी को किसी ने राह चलते बता दिए, कहाँ तुम फंस गए, बहुत कठिन तैयारी है। जबकि सिविल सर्विसेज बहुत ही सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है, ये कठिन उठिन नहीं है। देखो, कठिन कुछ भी नहीं है। आप ना न्यूटन बनने जा रहे हैं, ना बायल बनने जा रहे हैं, ना आप कोई एटम बम का फार्मूला खोजने जा रहे हैं। आप सिंपली क्या है, कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, उसके लिए आपको रिसोर्स को अच्छे से कलेक्ट करना है, और रिसोर्स को बाकायदा प्रेजेंट करना आना चाहिए, और वो लिख करके बोल करके करिए इंटरव्यू में, यही उसका तरीका है।
तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। भटकाव का जहाँ तक दूसरा है कि चकाचौंध में फंस गए, वो बहुत पैसा कमा रहा है, उसके पास गाड़ी आ गई, वो ये करता है, वो फलाना करता है, ढिमका करता है। जब आपका एम ये सब है तो फिर तो आप भटक ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका एम वाकई में सिविल सर्विसेज है, तो बहुत सारे लोग तो हमने ऐसे लोगों को भी पढ़ाएं जो 60-60 लाख रुपए साल भर की पैकेज को छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी की। हमने कई को देखो विदेश से छोड़ कर के आए, यहाँ पर तैयारी किया। कितने लोग आईआईटी रुड़की से पढ़े और बाहर गए, नौकरी भी किए, पैकेज भी खूब मिल रहा था, वापसी किए। तो भटकाव किन कारणों से है, अलग अलग लोगों पे लागू है, लेकिन सिविल सर्विसेज अपने आप में इतना आपको घेर के रखता है, मूड से, विचार से, थॉट से, प्रिपरेशन से, टाइमिंग से, टाइम मैनेजमेंट से, करियर मैनेजमेंट से, सोसाइटी में जो इसका पक्ष है पॉजिटिव सम्मानपूर्वक, वो आपको भटकने नहीं देता है। लेकिन आप अब कहते हैं ना कि लुढ़कते हुए पत्थर हैं तो फिर काई भी नहीं जमेगी। सर ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो भी परीक्षा जो तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, जो भी विद्यार्थी है वो कितने घंटे पढ़ें दिन में? उनका क्वेश्चन रहता है कितने घंटे पढ़ें। जितना पढ़ सकता उतना पढ़ ले। वही मैंने क्या बोला, डिमांड और सप्लाई है। अब आप राजमा पका रहे हैं, अगर प्रेशर कुकर बहुत धीमी गति से चलाए, वो गैस जो है चूल्हे में आंच बहुत धीमा किए हैं, तो देर तक पकेगा। थोड़ा सा और आप कर देंगे तो थोड़ी सी जल्दी पक जाएगा। ये इफ़िशियंसी पर निर्भर है। हालांकि मैं आवर में बिलीव नहीं करता, 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। हम बिलीव करते हैं उसकी क्वालिटी में। जैसे हम ही लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हम 1 घंटे करें, पता सुनने वाली चीज़ 5 मिनट की है, तो आपने इंगेज तो किया 1 घंटे और एजुकेट किया 5 मिनट। तो वही है कि जब जो कंपटीटर है, एस्पिरेंट्स हैं, वो टाइम को एंगेज को प्रिपरेशन मानते हैं या टाइम के भीतर जो एजुकेट होते हैं उसको प्रिपरेशन मानते हैं। तो 8-10 घंटे में पता चला कि घंटे तो 8 हो गए, पढ़ाई 3 घंटे हुई। तो मेरे हिसाब से आप 4 घंटे ही पढ़ें और 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा क्वालिटी आप पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि कंपटीशन की समझ रख करके अगर आप कंपटीशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और 2 पन्ना पढ़ रहे हैं और 2 पेज नहीं लिख रहे हैं, या आप 10 पेज रोज़ पढ़ रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे हैं, तब भी आप प्रिपरेशन में बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा लिखने की है। और ठीक है, आवर तो हमारी ज़रूरत है ही, इसमें कोई दुविधा नहीं है। 7-8 घंटा मेरे हिसाब से मोटा मोटा। मैं तो हमेशा बच्चों को बताता हूँ 8 घंटा खाओ, 8 घंटा सो, 8 घंटा पढ़ो, 24 घंटे हो गए। लेकिन तुम 8 घंटे खा नहीं सकते तो घंटे 2 घंटे और पढ़ लो। 8 जितना आवर बढ़ाओगे उसमें तुम थोड़े से क्वालिटी भी मैनेज कर लोगे, डिमांड को भी अच्छी तरीके से पूरे कर लोगे। रात दिन जब भी तुमको ठीक लगे, सेहत का ध्यान में रखो और पढ़ाई को मस्त तरीके से करो, प्रस्तुत करो, प्रेजेंट करो। सिविल सर्विसेज तुम्हारी मुट्ठी में होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बहुत सारे जगहों से पता चलता है कि लोग सोर्सेज से पता चलता है कि एनसीईआरटी जो है वो आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका लगती है, मतलब। तो ये क्वेश्चन ये था कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कैसे उससे नोट्स बनाएं कि आपको हेल्प मिले आपकी आईएएस जो परीक्षा जो है हाँ उसमें। ठीक है, एनसीईआरटी तो एक बेसिक किताब है। हालांकि वो सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। कई लोग कोचिंग में भी उसको पढ़ाते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी मोटे मोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं। वो एक प्रकार से जब बीए में कोई करके सिविल सर्विसेज में आ रहा है या अंडर ग्रेजुएट भी है, वो इतना आगे हो चुका होता है कि वो कक्षा 6-7 वाली किताब बड़ी हल्की लगनी चाहिए उसको। अब एनसीईआरटी में आप जा रहे हैं तो हिस्ट्री पुराना जो 2003 से पहले की प्रकाशित हो, ज़्यादा अच्छी किताबें हैं एंशिएंट मिडवर्ल्ड मॉडर्न वगैरह में। ठीक से पढ़ें, पेज पे रुकें, पेज के एक एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, और एनसीईआरटी आपको एक बेस देता है। ये सही बात है कि एनसीईआरटी जो है एक बहुत अच्छी, जो पुरानी एनसीईआरटी वो ज़्यादा मुझे लगता है कारगर रही है। हम लोग के टाइम में तो बड़ी मजबूत थी। कई हिस्ट्री ऑप्शनल के लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी का 11वीं-12वीं की पढ़ के बहुत सारे सवाल सही कर लेते थे, क्योंकि उसके एक एक पेज में बड़े सघन जो है फैक्ट और कंसेप्ट छुपे रहते थे। तो एनसीईआरटी तो एक आधार है, लेकिन केवल एनसीईआरटी में नहीं टिके रहना है। 2-3 महीने में अपना एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री है, कुछ साइंस वगैरह की हाई स्कूल तक की पढ़ लीजिए, विज्ञान वगैरह की, ज्योग्राफी की कुछ इंटरमीडिएट की भी ज़रूरत पड़ती है, हिस्ट्री इंटरमीडिएट की देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी वगैरह के लिए बेसिक किताबें दत्ता सुंदरम मिश्रा पुरी, और भी आप अच्छे और भी कुछ कॉम्पिटिटर राइटर आ गए हैं, उनका भी ले सकते हैं।
तो आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा देर तक मत लगिए। फटाफट मतलब 2-1 महीने में, 3 महीने के अंदर एनसीईआरटी ख़त्म करके ज़रूरी चीज़ नोट करके चलिए उस फॉर्म में, जो कंपटीशन का असली फॉर्म है। तो ये एक प्रकार से जैसे एनसीईआरटी 11th-12th है और एग्ज़ाम ग्रेजुएट के बाद दिया जा सकता है, बस उसी लेवल का डिफरेंस है, तो उतनी ही जल्दी इसको ख़त्म भी कीजिए। एनसीईआरटी बेस है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को अभी सोचे कि आप साल भर पढ़ें तो आप कंपटीशन का सारा समय ख़राब कर रहे हैं। 2-3 महीने में ख़त्म करिए उसको, है ना। हम लोग तो एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ाते नहीं, हम तो बच्चों से कहते हैं भाई तुम पढ़ो, हम एडवांस पढ़ाते हैं। जहाँ तुमको कहीं अटक रहा है प्रेजेंटेशन में, राइटिंग में, कहीं नहीं समझ में आया तो एनसीईआरटी क्यों। अब मान लो अकबर का इतिहास हो तो एमए करते रहिए, तब भी अकबर का इतिहास मिल जाएगा, अकबर का इतिहास कक्षा 6 में भी मिल जाएगा। तो ये कक्षा 6 की पढ़ाई या एमए की पढ़ाई की बात नहीं है, पढ़ाई है कंसेप्ट की बात। अगला क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जो हिंदी मीडियम के जो छात्र है वो कैसे तैयारी करें और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि जो आने वाले जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसमें इंग्लिश मीडियम के छात्र जो है बाजी मार रहे हैं तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखें। यार ये सवाल पे बड़ा दुखती रख पे हाथ रख देते हो। असल में ये हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी समय से बिगड़ा है। 2013 से ये हिंदी मीडियम का जब से सीसैट वगैरह है, वैसे 2011 में आया था सीसैट, तब से रिजल्ट बिगड़ता चला गया। लेकिन अभी इस बार काफ़ी उम्मीदें जगी हैं एनसीईआरटी में, सॉरी ये हिंदी मीडियम में रिजल्ट। सिहाग जो इस बार के टॉपर रहे हैं उन्होंने काफ़ी उम्मीद जगाई, और अंडर 100 जो लड़के गायब ही रहते थे हिंदी मीडियम के दिख रहे हैं। और रिजल्ट हालांकि 2.5-3-4% से ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि रहा है। इस साल भी कमोबेश ऐसे ही रहा होगा, बहुत क्रांतिकारी कोई परिवर्तन नहीं आया। हम हिंदी मीडियम के लड़कों को हमेशा ये कहते हैं कि यार तुम जो है ना भाई, कच्चा एक तो तुम्हारी कच्चाई रह जाती है रिसोर्स में, ये रिसोर्स का सही चयन नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ है, हिंदी मीडियम का लड़का जो है थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी जो रिसोर्सेस है उसमें मात खा जाता है, और प्रेजेंटेशन के मामले में तो बिल्कुल मात खा जाता है। वो फोन बज गया, इसका मतलब है काम ठीक चल रहा है तो प्रेजेंटेशन के मामले में वो जो है थोड़ा मात खा जाता है। और प्रेजेंटेशन अगर अपना सुधार ले तो लेबोरियस तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ तो देखो 3 घंटे में आपने क्या परफॉर्म किया वो देखा जाएगा। शब्दों की सीमा का ख्याल रखो, क्वालिटी में प्रेजेंटेशन दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर दो, यानी आपका आंसर जो है क्वेश्चन को एड्रेस करता है। फालतू बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर ध्यान दें। यानी कि कई अलंकारिक शब्द ला दिए, लिखने का तरीका सही नहीं, वाक्य विन्यास दुरुस्त नहीं, कामा विराम में गलतियाँ, सेंटेंस बड़े बड़े लिखोगे तो एग्जाम में इरिटेट होता है, नंबर नहीं देता है। हालांकि ये रिजल्ट 2010 के पहले ऐसे नहीं थे, इसका मतलब नहीं कि हिंदी मीडियम के लोग बड़ा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अगर 19-20 हुआ है तो एक ही तरीका है ठीक करने का कि हम स्वयं को ठीक करें। अब किसको दोष देने जाएंगे आप? क्यों भाई? परीक्षा पद्धति को देंगे, यूपीएससी को देंगे, इंग्लिश मीडियम को देंगे, समाज को देंगे, किसको देंगे? इससे बढ़िया है कि आप स्वयं में सुधार करें, यही एक अच्छा फार्मूला है। और कुछ कहना है? हाँ जी कहिए। तो सर आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और आशा करता हूँ कि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनको उनके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा।